हेलो बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस अध्याय से संबंधित सारी चीज़ें हम लगभग पढ़ चुके हैं और उसमें हमने शुरुआत की थी कि किस तरह नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, कौन से ऐसे तंत्र होते हैं जो कि इस नियंत्रण एवं समन्वय को स्थापित करने का कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक बार जो पढ़े हैं उस पूरे टॉपिक्स का पॉइंट वाइज रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या इस पाठ में अभी तक पढ़ा है। तो नियंत्रण एवं समन्वय में यह जो क्लास है आपकी वह एक रिवीजन क्लास होगी, जिसमें आप अभी तक पढ़े गए सभी टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका क्लास। सबसे चीज़ हमने पहले पढ़ा कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने देखी। तो जो जीव होते हैं उनमें अपने बाहरी वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने और उसके अनुसार अपने शरीर को बचाने या सुरक्षित रखने के लिए जो अनुक्रिया करने का जो गुण होता है वह गुण नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। इस गुण को नियंत्रित करने का काम जो तंत्र करता है वो नियंत्रण एवं समन्वय होता है। मतलब हम अपने बाह्य वातावरण के प्रति जो भी क्रिया करते हैं उसके वातावरण के अनुसार, वातावरण में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के अनुसार जो क्रिया करते हैं वह नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और तंत्रिका कोशिका की रचना होती है। एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन होता है और कोशिका काय होता है। यह एक सामान्य कोशिका की तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। जो डेंड्रॉन्स होते हैं उसे हम द्रुमिका कहते हैं हिंदी में, और यह विभिन्न भागों से जो सूचनाओं का है उनको ग्रहण करने का काम करती हैं और विभिन्न तरह के जो ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, यह सभी ज्ञानेंद्रियां जो बाहरी वातावरण से संदेश ग्रहण करती हैं, यह जो द्रुमिका सिरा होता है तंत्रिका कोशिकाओं का वह इन्हीं ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है। वहाँ से सूचना ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद तंत्रिका कोशिकाओं में पहुँचती है वह सूचना और तंत्रिका कोशिकाओं से फिर एक्सॉन में पहुँच जाती है। एक्सॉन के माध्यम से यह आगे बढ़ती हुई अंतिम सिरे तक जाती है एक्सॉन के, और वहाँ से फिर रासायनिक आवेगों के रूप में जो सिनेप्टिक दरार पाई जाती है दो तंत्रिकाओं के बीच में, तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जोड़ पर, उस सिनेप्टिक दरार में कुछ रासायनिक आवेग छोड़ देती है। वह रासायनिक संदेश अगली जो तंत्रिका कोशिका है उसकी द्रुमिका द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और फिर से उसे वह तंत्रिकीय आवेग आगे बढ़ता हुआ संबंधित भाग तक पहुंच जाता है। तो इस तरह जो तंत्रिकीय प्रसार होता है वह जंतुओं में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके लिए तुरंत ही अनुक्रिया करना आवश्यक होता है। अगर आप जंतुओं के शरीर को जंतुओं में अपने शरीर को बचाने के लिए जो बाहरी वातावरण में अचानक उत्पन्न हुई जो परिस्थितियां होती हैं उनके बदले में अपने शरीर को बचाने के लिए शरीर के बाह्य वातावरण में अचानक उत्पन्न हुई ऐसी परिस्थितियां जिसके लिए तुरंत अनुक्रिया करना आवश्यक होता है, तो कुछ ऐसी क्रियाएं तुरंत होती हैं जो कि उस परिस्थिति से निपटने के में सहयोग करती हैं। तो वातावरण की में उत्पन्न हुए उद्दीपन के परिणाम स्वरूप अचानक उत्पन्न होने वाली अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती हैं? जो संदेश होते हैं बाहरी वातावरण से, जो संदेश ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इस तरह की परिस्थितियों में वह संदेश मस्तिष्क तक तो जाते हैं, लेकिन जो चालक संदेश होते हैं कि इस परिस्थिति में हमें करना क्या है, वह चालक संदेश सीधे मेरुरज्जु से ही वापस कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब चालक संदेश मेरुरज्जु से ही वापस आ जाते हैं। तो जो संवेदी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, और जो चालक तंत्रिका कोशिका है, दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है जिसे हम प्रतिवर्ती चाप के नाम से जानते हैं। और संदेश इस प्रतिवर्ती क्रियाओं में
मस्तिष्क तक संदेश तो जाता है, लेकिन अनुक्रिया क्या करनी है वह सीधे हमें मेरुरज्जु से वापस आकर पता चल जाता है, जिससे हम एक द्रुत गति से उस विपरीत परिस्थिति के खिलाफ कोई भी अनुक्रिया कर पाते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वह नियंत्रित होती हैं मेरुरज्जु से ही, और उत्पत्ति होती है तब जब कोई अचानक विषम परिस्थिति हमारे वातावरण में उत्पन्न हो जाती है। मानव मस्तिष्क यह क्या होता है? मानव मस्तिष्क एक जो तंत्रिका तंत्र मानव शरीर में पाया जाता है वह दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सम्मिलित किया जाता है। ये दोनों किसके भाग होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। और मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से अनेक तंत्रिकाएं निकली होती हैं और पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। मस्तिष्क से भी और मेरुरज्जु से भी, दोनों से ही अनेक तंत्रिकाएं निकलकर पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं और सूचनाओं को ग्रहण करके मेरुरज्जु तक या मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं, और मस्तिष्क से दिए गए संदेशों को पुनः उस अंग तक पहुंचाने का दो कार्य करती हैं। तो दोनों तरह की कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली होती हैं तंत्रिकाएं। एक चालक होती है जो कि करना क्या है इसको बताती है, और एक संवेदी होती है, बाहर हुआ क्या है उस संदेश को लेकर आती है हमारे मस्तिष्क तक। यह जो दोनों तरह की तंत्रिकाएं होती हैं जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकली हुई होती हैं, यह जो भाग होता है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़कर जो भी तंत्र का जो भाग है हमारे शरीर में वह परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क की रचना बहुत ही जटिल होती है। यह चूँकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, इसलिए यह जो सारी सूचनाएं हैं वह मस्तिष्क में, सोचने वाली सारी सूचनाएं कहाँ संसाधित होती हैं? मस्तिष्क में संसाधित होती हैं, और मस्तिष्क से फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो संबंधित अंग तक भेज दी जाती हैं। मस्तिष्क एक कोमल भाग होता है। इस कोमल भाग को सुरक्षित रखने के लिए इसके बाहर एक मजबूत हड्डी का खोल होता है जिसे हम कपाल कहते हैं या क्रैनियम कहते हैं। वह इस कोमल भाग को सुरक्षित रखने का काम करता है, और इसी तरह का खोल वह मेरुरज्जु के चारों ओर भी पाया जाता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मस्तिष्क अगर हम कार्य विधि के आधार पर देखें तो मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है। मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हमारा मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ होता है और एक हड्डी के खोल के भीतर, कपाल के भीतर सुरक्षित रहता है। तंत्रिका तंत्र की जो क्रिया विधि होती है वह किस तरह होती है? कोई भी संदेश जो बाहरी वातावरण से आता है वह हमारे किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय के संपर्क में आता है, चाहे देखना हो, सुनना हो, सूंघना हो, चखना हो, स्पर्श हो किसी चीज़ का। कोई भी बाह्य संदेश जो भी आता है वह हमारे किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय के सीधे संपर्क में आता है, और उस ज्ञानेंद्रिय में जो द्रुमिका का सिरा होता है उस सूचना को ग्रहण करता है और फिर मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। मेरुरज्जु से यह सूचना संदेश जो है वह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों में स्थित इस तरह की कोशिकाएं, जो तंत्रिकाएं जो सूचना को ग्रहण करती हैं और मेरुरज्जु के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, ऐसी तंत्रिकाओं को हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। जो संवेदना ग्रहण करने का काम करती हैं उन्हें हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। फिर मस्तिष्क उस सूचना का विश्लेषण करता है या मेरुरज्जु उस सूचना का विश्लेषण कर लेती है प्रतिवर्ती क्रिया होने की स्थिति में, या मस्तिष्क तक द्वारा सूचना पहुंचने पर मस्तिष्क भी उस सूचना का विश्लेषण करता है, फिर एक संदेश भेज देता है उस संबंधित अंग में, उस संबंधित अंग के चालक भाग में, और वह क्रिया संपन्न हो जाती है। तो संदेश जो आता है वह संवेदी तंत्रिका के माध्यम से आता है, और जो संदेश संबंधित अंग को जाता है वह चालक तंत्रिका के माध्यम से जाता है कि अनुक्रिया हमको क्या करनी है, इसका संदेश चालक तंत्रिकाओं के माध्यम से ही पहुंचता है।
तो यह एक चक्र होता है, संवेदनाएं ग्रहण होती हैं, मस्तिष्क में जाती हैं, मस्तिष्क में संसाधित होती हैं, फिर वह वापस संबंधित चालक पेशी तक भेज दी जाती हैं। यह एक तंत्रिका की क्रियाविधि होती है, तंत्रिका तंत्र की। पादपों में जो समन्वय की क्रिया होती है किस तरह होती है? पादप मुख्य रूप से उनमें कोई तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता नहीं है। एक जो संगठित तंत्रिका तंत्र जैसा कि जंतुओं में दिखाई देता है, ऐसा पौधों में नहीं पाया जाता है। उनमें वह जो क्रियाएं होती हैं वह कुछ गतियों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। उनमें कुछ गतियां होती हैं जिनसे हम कहते हैं कि पादप में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हो रहा है। यह जो अनुक्रियाएं होती हैं किन किन कार्यों में होती हैं? पहली चीज़ होती है उद्दीपन के लिए अनुक्रिया। उद्दीपन जो बाहरी वातावरण में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां हैं उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया को उद्दीपन के लिए अनुक्रिया कहते हैं। वृद्धि के कारण भी समन्वय स्थापित करते हैं पौधे। वह होता है स्पर्शानुवर्तन। किसी चीज़ से स्पर्श करने पर जो प्रतान होता है वह अपने उसके चारों ओर जकड़ लेता है और पौधे में वृद्धि करता है। तो स्पर्श के कारण होने वाली गति को हम स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। इसी तरह प्रकाश के प्रभाव में होने वाली गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव में आकर जो प्रारोह या जड़ गति करता है उसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसी तरह होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होने वाली गतियों को हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जल के प्रभाव के कारण होने वाली गति को हम जलानुवर्तन कहते हैं। जैसा कि जड़ों में हम देखते हैं, जड़ें जल की खोज में काफ़ी लंबी दूरी तक बढ़ जाती हैं। रसायनानुवर्तन, तमाम ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि परागनलिका में जो परागनलिका बढ़ती है बीजांड की तरफ, वह किसी रसायन के खिंचाव के कारण बढ़ती है। तो इस तरह की गति को हम रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। पादप हार्मोन भी होते हैं जो कि इन पौधों की गतियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जेप्सिसिक अम्ल। हमने लेक्चर में बताया था कि ऑक्सिन जो है वह शीर्ष भागों पर पाया जाता है और वह पौधों के शीर्ष भागों की वृद्धि का निर्धारक होता है, उसको नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन मध्य भाग में पाया जाता है, तनों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और दोनों ही हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन सूर्य के प्रकाश में ही प्रभावी होते हैं। साइटोकाइनिन यह पौधों में होने वाली कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है और किस तरह यह वृद्धि होगी, कहाँ आवश्यकता है, इसका नियंत्रण साइटोकाइनिन करता है। एब्सिसिक अम्ल को जीर्णता का हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह जिन पत्तियों में संश्लेषित होता है वहाँ पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, पौधे का वह भाग मुरझा जाता है और पौधा मर जाता है। तो एब्सिसिक अम्ल को जीर्णता का हार्मोन भी कहा जाता है। जंतुओं में भी इसी तरह हार्मोन पाए जाते हैं और इस जंतुओं में जो हार्मोन बनते हैं वह दो तरह की ग्रंथियों में बनते हैं। एक को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, दूसरे को बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वह ग्रंथियाँ जो सीधे रक्त में अपने स्राव को छोड़ती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वह ग्रंथियाँ जो नलिका के माध्यम से रक्त तक अपने स्राव को पहुँचाती हैं उन्हें हम बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और जो प्रमुख ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं उनमें हम नाम लेते हैं अधवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रीनलिन होता है। और यह एड्रीनलिन हार्मोन उसे कोलन या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए जंतुओं को तैयार करता है, जंतु के शरीर को तैयार करता है। दूसरा हार्मोन आउटुक ग्रंथि से स्रावित होता है जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं जो कि आयोडीन के कारण बनता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह घेंघा रोग या थायराइड के ग्वाइटर रोग हो जाता है। और यह जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि या आउटुक ग्रंथि से जो निकलता है वो करता क्या है, यह हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को नियंत्रित करने का कार्य करता है और जिसके कारण वृद्धि करने के लिए एक समुचित माहौल शरीर में तैयार होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तीसरी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है और यह इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होने लगे तो हमें मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर नामक बीमारी हो जाती है।
ऐसे ही नर एवं मादा हार्मोन स्रावित होते हैं। नर हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, मादा हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन जंतुओं में जो लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं या दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को नियंत्रित करने का काम यह नर व मादा हार्मोन करते हैं और संबंधित अंगों में ही बनते हैं। तो यह था आज का रिवीजन क्लास। पूरी चीज़ें, सभी चीज़ें जो भी अभी तक इस अध्याय में हमने पढ़ी थी उसके बारे में एक बार पूरा कर लिया गया। और अब हम इसके बाद इसका टेस्ट पेपर लेंगे और उसके बाद फिर अगले अध्याय की शुरुआत होगी। तो रिवीजन क्लास बेहतर लगी कि नहीं, या कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।